हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का नर्सेज गाइडेंस पॉइंट यूट्यूब चैनल में। सो फ्रेंड्स, ESIC मतलब क्या? एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन का एक पेपर कटिंग आया था, उसके रिगार्डिंग मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पे वीडियो भी अपलोड किया था, जिसमें ESIC डिपार्टमेंट के अंदर में नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट के लिए वैकेंसी इशू की गई थी। ओके, उसमें मैंने बताया था कि टोटल 1930 वैकेंसीज इशू की गई है। ओके, तो उसी पेपर कटिंग का आज UPSC मतलब यूनियन पब्लिक सर्विसन कमीशन द्वारा एक डिटेल एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया गया है यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। ओके, तो ये डिटेल नोटिफिकेशन में या फिर डिटेल एडवर्टाइजमेंट में कौन सी चीज़ें इंक्लूड की गई है, यानी कि एज क्राइटेरिया क्या होने वाला है, आपका सैलरी कितनी होने वाली है, या फिर उसके बाद में जो JNM कैंडिडेट्स है उनके लिए क्या क्राइटेरिया रखा गया है, आपका पेपर पैटर्न क्या होने वाला है, ये सब चीज़ें आज हम इस वीडियो के अंदर में कवर करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आप यहाँ पर टाइटल पढ़ सकते हैं, रिक्रूटमेंट स्पेशल अंडर एडवर्टाइजमेंट नंबर 52/2024। ओके, तो एडवर्टाइजमेंट नंबर क्या है? 52/2024। किसके द्वारा पब्लिश की गई है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, मतलब उन्हें उसको ही हम लोग शॉर्ट में UPSC कहते हैं। ओके, इनवाइट ऑनलाइन रिक्रूटमेंट स्पेशल एडवर्टाइजमेंट एप्लीकेशन फॉर रिक्रूटमेंट बाय सिलेक्शन टू द फॉलोइंग पोस्ट। ओके, कौन से पोस्ट के लिए? नर्सिंग ऑफिसर। ओके, कौन से डिपार्टमेंट में? ESIC यानी कि एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। तो देखिए, ये एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर में ये डिपार्टमेंट आता है। तो अभी ये आपको फॉर्म भरना कैसे है? ऑनलाइन मेथड से फॉर्म भरना है आपको, कोई भी ऑफलाइन एप्लीकेशन भेजना नहीं है यूपीएससी की तरफ, आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना पड़ेगा। तो उसके लिए वेबसाइट भी प्रोवाइड की गई है। वेबसाइट क्या होने वाली है आपकी? www.upsconline.nic.in, ये वाली वेबसाइट पर आपको जाके फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर आप वैकेंसी डिटेल्स देख सकते हैं। तो वैकेंसी डिटेल्स कितनी है? टोटल वैकेंसीज है 1930, यानी कि 1930 वैकेंसीज है, जिसमें UR मतलब अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए 892 वैकेंसीज, EWS के लिए 193, OBC कैंडिडेट्स के लिए 446, SC कैंडिडेट्स के लिए 235, ST कैंडिडेट्स के लिए 164 और PWBD मतलब पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए टोटल 168 वैकेंसी है। इनका अगर कैलकुलेशन टोटल करते हैं तो इनका टोटल कितना होता है? 1930। तो टोटल वैकेंसीज हो गई आपकी 1930। अभी यहाँ पर रिजर्वेशन सुटेबिलिटी फॉर द पोस्ट ऑफ PWD। ओके, तो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई है। ओके, तो यहाँ पर जो कोई कैंडिडेट PWBD है, उन्होंने ये वीडियो पॉज करके या फिर इस नोटिफिकेशन का PDF मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल करके देने वाला हूँ, तो वहाँ पर भी आप जाके डाउनलोड करके ये डिटेल्स पढ़ सकते हैं। ओके, फिर आता है पे स्केल। तो आपकी पे स्केल क्या होने वाली है? तो देखिए, जो पे स्केल होती है ये लेवल 7 ऑफ CPC मतलब 7th पे कमीशन जो है ना, उसके अंडर में आता है। ओके, सेंट्रल पे कमीशन। ओके, तो इसके अंदर में आपका बेसिक होने वाला है 44,900। ओके, उसके बाद में आपको यहाँ पर आपको DA मिलेगा, TA मिलेगा। DA मतलब डियरनेस अलाउंस, TA मतलब ट्रांसपोर्ट अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, HRA नर्सिंग अलाउंस मिलता है। ओके, साथ ही में आपको यूनिफॉर्म अलाउंस भी मिलता है। तो यहाँ पर अभी एज क्राइटेरिया दिया गया है, तो एज 30 ईयर्स फॉर UR एंड EWS कैंडिडेट्स। ओके, जो अनरिजर्व और EWS कैंडिडेट्स हैं उनके लिए मैक्सिमम 30 एज लिमिट्स दी गई है। ओके, फिर जो OBC कैंडिडेट्स है उनके लिए 33 ईयर्स मैक्सिमम एज है, और SC ST कैंडिडेट्स के लिए 35 एज मैक्सिमम है, और जो कैंडिडेट PWBD यानी कि पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी है उनके लिए 40 ईयर्स तक का एज रिलैक्सेशन दिया गया है, जिसके अंदर में वो 40 ईयर्स तक आप फॉर्म भर सकते हैं। ओके, तो लोअर एज लिमिट फॉर ऑल कैटेगरीज इज 18 ईयर्स। आप चाहे कोई भी कैटेगरी के हो, आपको
आपके एज के 18 ईयर्स कंप्लीट होना चाहिए। ओके, मिनिमम आपकी एज 18 ईयर्स होना चाहिए। फिर उसके बाद में है इसेंशियल क्वालिफिकेशन की आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या फिर इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होने वाला है। एक तो आपके पास में बीएससी ऑनरेबल्स इन नर्सिंग होना चाहिए। ओके, या फिर रेगुलर बीएससी नर्सिंग कोर्स होना चाहिए, या फिर आपका पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग भी कंप्लीट हुआ तो भी चलता है, फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और एनी इंस्टीट्यूट। ओके, फिर उसके बाद में है आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होना चाहिए। ओके, तो ये रजिस्ट्रेशन आपका नर्स और नर्स एंड मिडवाइफ का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, और ये आप कहीं से भी कर सकते हैं। एक तो INC यानी कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल का भी अगर रजिस्ट्रेशन है तो भी एक्सेप्टेबल है, या फिर कोई भी पर्टिकुलर स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, उस स्टेट का आपके पास में स्टेट नर्सिंग काउंसिल का डिप्लोमा है तो वो भी आपके लिए एक्सेप्टेबल रहेगा। ओके, और यहाँ पर GNM मतलब क्या, जो जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी कैंडिडेट्स है, ओके, जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है, उनके लिए अलग से थोड़ा क्राइटेरिया है। यहाँ पर क्राइटेरिया मिनिमम चेंज हुआ है। ओके, तो जो GNM कैंडिडेट्स है उनके लिए उनका GNM कंप्लीट होना चाहिए फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और काउंसिल। ओके, साथ ही में उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, एक तो INC या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल का भी रजिस्ट्रेशन एक्सेप्टेबल रहेगा। साथ ही में देखिए दोस्तों, यहाँ पर उनके लिए एक स्पेशल डिमांड रखी गई है, वो है 1 ईयर एक्सपीरियंस इन मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल। तो देखिए 50 बेडेड हॉस्पिटल में 1 ईयर एक्सपीरियंस कंप्लीट होना चाहिए आफ्टर एक्वायरिंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो देखिए यहाँ पर मेंशन ऐसा किया गया नहीं है कि आपका एजुकेशन आफ्टर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए या फिर आफ्टर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो देखिए आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद में भी आपके पास में 1 ईयर का एक्सपीरियंस है फिर भी एक्सेप्टेबल रहेगा। तो यहाँ पर ड्यूटीज जो जनरली जो नर्सिंग कोई भी डिपार्टमेंट में नर्सिंग के जो पर्सनल है जो ड्यूटीज़ परफॉर्म करते हैं वही ड्यूटीज़ आपको ESIC में भी परफॉर्म करना है। ओके, फिर है अदर्स डिटेल। तो अदर डिटेल जो है तो दिस पोस्ट इज़ परमानेंट। तो देखिए ये जो वैकेंसी है ये परमानेंट वैकेंसी ग्रुप B और नॉन मिनिस्टेरियल पोस्ट है। तो देखिए ये जो ESIC का जो हेडक्वार्टर है वो ESI कॉरपोरेशन पंचदीप भवन CIG मार्ग न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। ओके, लेकिन आपको सर्विस कहीं पर भी करना पड़ सकता है। ओके, विथ लायबिलिटी टू सर्व एनीवेयर इन इंडिया। इनका भले ही हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है लेकिन आपको सर्विस इन ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी करना पड़ सकता है। ओके, तो यहाँ पर इनके RO होते हैं। RO मतलब रीजनल ऑफिस के अंडर में कुछ हॉस्पिटल्स आते हैं। इवन DCBO मतलब डिस्पेंसरी क्रम ब्रांच ऑफिसेस भी आते हैं जिसके अंदर में भी नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट होती है। ओके, फिर उसके बाद में है प्रोबेशन है यहाँ पर 2 साल का। ओके, 2 ईयर्स का प्रोबेशन रखा गया है। उसके बाद में मैंडेटरी इंडक्शन ट्रेनिंग एज प्रिस्क्राइब्ड एंड स्पॉन्सर्ड बाय एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एज अ पार्ट ऑफ सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ प्रोबेशन। तो देखिए ये एकदम नॉमिनल चीज़ हो गई या फिर फॉर्मेलिटी की चीज़ हो गई, ऐसा एज सच कुछ होता नहीं है। मैं ऑलरेडी ESIC में वर्किंग हूँ तो मुझे इसके बारे में ऑलरेडी पता है, तो ऐसा कुछ होता नहीं है, ये जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए रखा गया है। ओके, फिर उसके बाद में दी गई है अदर कंडीशन में यहाँ पर देख सकते हैं आप, अप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बाय सिलेक्शन थ्रू वेबसाइट। ये वेबसाइट दी गई है, ये वेबसाइट से आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। टू द अबो पोस्ट कौन सी है, नर्सिंग ऑफिसर की, फ्रॉम 7 मार्च 2024 मतलब आज ही की तारीख से आपको फॉर्म भरना अवेलेबल हो गया है, आप आज ही की तारीख से फॉर्म भर सकते हैं। ओके, फिर उसके बाद में है क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो देखिए लास्ट डेट क्या होने वाली है, 27 मार्च 2024। तो टोटल आपके पास में 21 डेज का टाइम मिलने वाला है ये फॉर्म भरने के लिए। ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आप 6 बजे तक फॉर्म भर सकते हैं। फिर उसके बाद में समझ के चलिए कि आपसे कहीं गलती हो जाती है फॉर्म भरने में तो आप उसको एडिट कर सकते हैं या फिर करेक्ट कर सकते हैं। तो करेक्शन के लिए भी विंडो ओपन किया जाएगा। तो ये विंडो कब से ओपन होने वाला है, 28 मार्च से लेकर 3 अप्रैल तक आपको 6 दिन का टाइम दिया जाएगा। ओके, 6 डेज का टाइम दिया जाएगा करेक्शन के लिए। ओके, फिर उसके बाद में दिए है पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। जो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी है उनके लिए कुछ यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दी गई है। ओके, साथ ही में दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि the age limit shown against the all items is the normal age limit for EWS UR candidates and is relaxed limit for
SC ST OBC और PWBD। ओके, तो EWS के लिए 30 और EWS या फिर UR के लिए 30 और एज रिलैक्सेशन SC ST OBC और PWBD को दिया गया है। तो ये यहाँ पर लिखा गया है और हमने पहले भी इसको अच्छे से देखे थे कि कैसा कैसा एज रिलैक्सेशन है। तो ओके, हाँ, तो फिर उसके बाद में है, देखिए यहाँ पर एक नोट दी गई है, एज लिमिट आल्सो रिलैक्स्ड फॉर रेगुलर एम्प्लॉयज ऑफ ESIC कॉरपोरेशन अप टू 5 ईयर्स। देखिए, नो मैटर आप कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, लेकिन अगर आप ESIC के परमानेंट एम्प्लॉयज़ है, ओके, और आपको नर्सिंग ऑफिसर के पोस्ट के लिए फॉर्म भरना है, तो वैसे सिचुएशन में आपको 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया गया है। ओके, फिर उसके बाद में है, देखिए आप देख सकते हैं जो एग्ज़ाम होने वाला है, इसे कि इसको ही हम लोग क्या बोलेंगे, रिक्रूटमेंट टेस्ट। तो ये रिक्रूटमेंट टेस्ट पेन एंड पेपर मेथड का होने वाला है। यहाँ पर आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाला नहीं है, यहाँ पर आपका एग्ज़ाम ऑफलाइन मोड में होने वाला है, जिसमें आपको एक OMR शीट प्रोवाइड की जाएगी आंसर टिक करने के लिए और एक क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा। ओके, तो OMR शीट भर के आपको आपका एग्ज़ाम सॉल्व करना है। ओके, फिर उसके बाद में है, देखिए टू शॉर्ट लिस्ट द कैंडिडेट फॉर द रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर शाल बी कंडक्टेड बाय द कमीशन ऑन 7 जुलाई 2024। तो देखिए आपका एग्ज़ाम कब होने वाला है, 7 जुलाई 2024 को एग्ज़ाम होने वाला है। एग्ज़ाम डेट भी यहाँ पर मेंशन की गई है। ओके, तो लगभग आपके पास में 3 मंथ्स का टोटल ड्यूरेशन बचा है एग्ज़ाम के लिए। तो 90 डेज़ में आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, स्कीम एंड सिलेबस ऑफ द रिक्रूटमेंट टेस्ट। तो ओके, तो ये देखिए यहाँ पर जो स्कीम दिया गया है, नीचे स्कीम दिया गया है कि एग्ज़ाम कैसे होने वाला है। तो देखिए जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है वो 2 आवर्स का होने वाला है। ओके, 120 मिनट्स का आपको टाइम ड्यूरेशन मिलने वाला है, जिसमें ऑल क्वेश्चन कैरीज इक्वल मार्क। तो यहाँ पर आपका एग्ज़ाम देखिए, जनरली जो UPSC का जो एग्ज़ाम्स होते हैं, सभी एग्ज़ाम्स देखिए आपकी जो CSE की एग्ज़ाम हो गई, मतलब जो सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम है या फिर कोई भी डिपार्टमेंट का एग्ज़ाम अगर UPSC कंडक्ट करता है तो हमेशा ऑफलाइन मोड में ही कंडक्ट होता है। ओके, कौन से मोड में कंडक्ट होता है, ऑफलाइन मोड में ही कंडक्ट होता है। और जो CSE का अगर प्री एग्ज़ाम देखते हैं या फिर कोई भी आप इसके पहले ESIC का डिप्यूटी डायरेक्टर का एग्ज़ाम निकला था या फिर जो PF डिपार्टमेंट होता है, प्रोविडेंट फंड डिपार्टमेंट होता है, उसमें असिस्टेंट लेबर कमिश्नर का जो ये निकला था, वैकेंसी निकली थी, सभी का अगर पेपर उठा के देखते हैं तो वो जो पेपर होता है वो 100 क्वेश्चंस का पेपर होता है। ओके, कितने क्वेश्चंस का पेपर होता है, 100 क्वेश्चंस का पेपर होता है। और ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, तो ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क हो गया। तो 100 क्वेश्चन के लिए कितने मार्क्स हो जाएंगे आपके, 100 मार्क्स हो जाएंगे। तो आपका मैक्सिमम टेस्ट कितने क्वेश्चन का होने वाला है, 100 क्वेश्चन का होने वाला है, जिसमें आपको 100 मार्क्स का मैक्सिमम टेस्ट होने वाला है। ओके, तो उसमें दिया है द टेस्ट विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन विथ मल्टीपल चॉइस आंसर। ओके, तो MCQ बेस्ड एग्जाम होने वाला है, जिसमें आपको OMR शिफ्ट प्रोवाइड की जाएगी। ओके, द मीडियम ऑफ द टेस्ट विल बी इंग्लिश। तो आपका जो लैंग्वेज होने वाली एग्जाम की, इंग्लिश लैंग्वेज में आपका एग्जाम होने वाला है। साथ ही में दोस्तों यहाँ पर दिया गया है देयर विल बी पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स। ओके, रॉन्ग आंसर्स की भी पेनल्टी है, अगर आपकी कोई क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं तो आपके मार्क्स डिडक्ट किए जाएंगे। तो रॉन्ग पेनल्टी कैसे दी गई है, और एवरी रॉन्ग आंसर विल कैरी डिडक्शन ऑफ 1/3 मार्क्स ऑफ द असाइंड टू दैट क्वेश्चन। ओके, तो आपके जो मार्क्स है वो कितने माइनस होने वाले हैं, 1/3 माइनस होने वाले हैं, या फिर 0.33 माइनस हो जाएंगे। मतलब इसी का मतलब ऐसा होता है कि अगर आपके 3 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए तो आपका 1 मार्क डिडक्ट हो जाएगा। ओके, साथ ही में दोस्तों, इफ नो आंसर इज मार्क्ड फॉर अ क्वेश्चन देयर विल बी नो पेनल्टी फॉर दैट क्वेश्चन। अगर आपकी तरफ से कोई भी क्वेश्चन छूट जाता है या फिर आप वॉलंटरीली अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो उसके लिए कोई भी पेनल्टी रखी गई नहीं है। ओके, फिर उसके बाद में है दोस्तों सिलेबस। तो देखिए यहाँ पर आप सिलेबस देख सकते हैं। सिलेबस क्या है, जो अपना नर्सिंग का जो सिलेबस होता है, जो हमने 4 साल में जो सब्जेक्ट्स पढ़े हैं वही सब्जेक्ट्स यहाँ पर रहने वाले हैं, जिसमें नर्सिंग फाउंडेशन, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, नर्सिंग एजुकेशन, पीडियाट्रिक, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, नर्सिंग मैनेजमेंट, नर्सिंग रिसर्च, ऑब्स्टेटिक, कम्युनिटी, एनाटॉमी फिजियोलॉजी,
फिर उसके बाद में साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, न्यूट्रिशन एंड डायटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री, ये 16 सब्जेक्ट्स के ऊपर आपका टेस्ट होने वाला है। ओके, तो वेटेज, तो देखिए यहाँ पर इंटरेस्टिंग है बात वेटेज की। तो वेटेज कैसे रखा गया है, 100% विल बी अकॉर्डेड टू द रिक्रूटमेंट टेस्ट। मतलब जो आपका एग्जाम होने वाला है 100 क्वेश्चन का, ओके, जो सभी क्वेश्चन रहेंगे आपके वो रहेंगे नर्सिंग के सिलेबस के ऊपर। ओके, कौन से बेस्ड रहेंगे, नर्सिंग सिलेबस बेस्ड रहेंगे। ओके, इसमें देखिए जैसे पहले जो ईएसआईसी की एग्ज़ाम होती थी जिसमें 125 क्वेश्चंस रहते थे, जिसमें 100 क्वेश्चन नर्सिंग के होते थे और 25 क्वेश्चन अदर सिलेबस में क्या हो गया, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया, फिर उसके बाद में इंग्लिश लैंग्वेज हो गया, जनरल अवेयरनेस हो गया, ये सब चीज़ें इंक्लूड रहती थी। लेकिन इस बार जो एग्ज़ाम होने वाला है इसमें कोई भी इस प्रकार का प्रोविज़न नहीं है जिसमें आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या फिर इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस या फिर रीजनिंग का सिलेबस इंक्लूड है। ऐसा नहीं है, पूरे के पूरे क्वेश्चन जो 100 क्वेश्चंस रहेंगे वो आपके नर्सिंग सिलेबस के ऊपर रहेंगे। इसमें काफ़ी सारे लोगों का एक डाउट था कि जो ये एग्ज़ाम ईएसआईसी का एग्ज़ाम, नर्सिंग ऑफिसर का एग्ज़ाम यूपीएससी कंडक्ट करने वाली, तो यूपीएससी का ही सिलेबस रहेगा जिसमें जो सीएस के सब्जेक्ट्स रहेंगे। ओके, सीएस के सब्जेक्ट मतलब जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी या फिर पॉलिटी वगैरह रहेगा। ऐसे सोच रहे थे कि इतना बड़ा सिलेबस नर्सिंग के लोगों के लिए कैसे जस्टिफाइबल है क्या, ऐसा बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था। लेकिन यहाँ पर वैसा रखा नहीं गया है, जो 100 क्वेश्चंस रहेंगे वो आपके नर्सिंग के सिलेबस के ऊपर रहेंगे। ओके, तो आगे देखते हैं हम लोग। रिक्रूटमेंट टेस्ट विल बी कंडक्टेड अक्रॉस द फॉलोइंग सेंटर्स, तो यहाँ पर सेंटर्स की लिस्ट दी गई है। ओके, तो सेंटर की लिस्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, तो देखिए आप आपके आपके अकॉर्डिंग सेंटर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सेंटर में देख सकते हैं आप अगरतला, आगरा, अहमदाबाद, ओके, और महाराष्ट्र में औरंगाबाद है। ओके, ठीक है, उसके बाद में बिलासपुर, ऐसे बहुत सारे सेंटर्स है जिसमें नागपुर वगैरह भी सेंटर्स अवेलेबल है, मुंबई, नागपुर, पुणे, ओके, नासिक वगैरह ऐसे टाइप के सेंटर्स है। तो टोटल आपके पास में 80 सेंटर्स है, आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग सेंटर सिलेक्ट करना है। ओके, तो जो रिक्रूटमेंट का एग्ज़ाम होने वाला है, रिक्रूटमेंट का जो डेट है वो है 7 जुलाई 2024। 7 जुलाई 2024 को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, अलॉटमेंट ऑफ सेंटर विल बी ऑन फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉट बेसिस। ओके, कौन से बेसिस पे आपका अलॉटमेंट होने वाला है, जितना जल्दी आप फॉर्म भरेंगे उतने जल्दी आपको सेंटर अलॉट किया जाएगा। ओके, समझ के चलिए, मतलब एक सिटी में समझ के चलिए 1000 कैंडिडेट्स के लिए, 1000 कैंडिडेट्स के लिए अगर सेंटर्स अवेलेबल है, अगर आपका नंबर 1001 अगर होगा, अगर ये वाली सिटी आप पर्टिकुलर सिटी सिलेक्ट करते हैं तो तब ये ब्लॉक हो जाएगा, आपको आपके चॉइस का सेंटर नहीं मिलेगा। ओके, तो इसलिए ऐसा है कि जल्दी से जल्दी आप फॉर्म भरिए और जल्दी से जल्दी जो सेंटर आपको कन्वीनियंट रहेगा वो सेंटर्स आप सिलेक्ट करेंगे। ओके, हाँ, ओके, तो देखिए यहाँ पर जो सीलिंग की लिमिट भी लिखी गई है, अप्लीकेशन शुड नोट दैट देयर विल बी सीलिंग ऑन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अलॉटेड टू द ईच ऑफ द सेंटर एक्सेप्ट चेन्नई, दिसपुर, कोलकाता और नागपुर। तो इसके लिए कोई भी सीलिंग रखी नहीं गई है। ओके, बाकी के लिए सीलिंग रखी गई है। ओके, फिर उसके बाद में देख सकते हैं यहाँ पर कुछ नोट्स दी गई है कि ऑल राइट्स आर रिजर्व्ड। ईएसआईसी के पास में सभी राइट्स रिजर्व्ड है, वैकेंसी कम करना है, डिक्रीज करना है, रिक्रूटमेंट कैंसिल करना है, ये सभी चीज़ें ईएसआईसी के हैंड में है। ईएसआईसी कभी भी अपने राइट्स रिजर्व रखेगी तो कोई भी चेंजेस हो सकते हैं। ओके, तो आगे देखते हैं, आगे कुछ हाँ देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिटीजनशिप, तो जो कैंडिडेट्स जो है वो आइदर सिटीजन ऑफ इंडिया, नेपाल, भूटान या फिर रिफ्यूजी होना चाहिए, तिबेटियन रिफ्यूजी। ओके, तो ये कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं या फिर ये वाले भी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं जो माइग्रेट हुए पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, बर्मा मतलब म्यांमार से माइग्रेट हुए, ऐसे कैंडिडेट्स के भी दिया गया है। ओके, फिर उसके बाद में है एज लिमिट। तो देखिए एज लिमिट जो है और मिनिमम इसेंशियल क्वालिफिकेशन हमने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ओके, फिर उसके बाद में यहाँ पर एक नोट दी गई है, देखिए ये नोट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आफ्टर रिजल्ट ऑफ रिटर्न रिक्रूटमेंट टेस्ट रिजल्ट, the successful candidate will be provided link to fill up डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। तो देखिए जो
जैसे CSE की एग्ज़ाम होती है, ओके, सिविल सर्विसेज की एग्ज़ाम होती है, जिसमें प्राइमरी बेसिस पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, उसके बाद में डैफ फॉर्म भरना पड़ता है। उसी प्रकार से ESIC की जो नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है उसमें भी दिया गया है। इसमें जस्ट आपको रजिस्ट्रेशन करना है, ओके। जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होता है, ऑल जो कुछ डिटेल भरते हैं, फिर उसके बाद में आपका एग्ज़ाम कंप्लीट होगा। एग्ज़ाम में जो कैंडिडेट्स सक्सेसफुली क्वालिफाई करते हैं, वैसे कैंडिडेट्स के लिए डैफ फॉर्म भर के देना है, जिसके अंदर में आपको आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गया, फिर उसके बाद में आपका एक्सपीरियंस हो गया, उसके बाद में आपने NOC इशू किए है, नहीं इशू की है, वो भी मेंशन करना है। ये सब चीज़ें आपको डैफ फॉर्म में इंक्लूड करना पड़ता है या फिर मेंशन करना पड़ता है, उसके लिए सेपरेट लिंक प्रोवाइड की जाएगी, ओके। सो द कैंडिडेट शुड देयरफॉर मेंशन all his her qualification and experience in the relevant field over and above the minimum qualification, ओके। तो ये सब चीज़ें आपको डिटेल और भरना है और केयरफुली भरना है। फिर उसके बाद में है दोस्तों अप्लीकेशन फ़ीस। तो देखिए, ये जो अप्लीकेशन फ़ीस है एकदम नॉमिनल अप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है। ये जो है अप्लीकेशन फ़ीस 25 रुपीज़ की अप्लीकेशन फ़ीस रखी गई। लेकिन ये किसके लिए है? देखिए, जो फीमेल कैंडिडेट्स है, SC कैंडिडेट्स है, ST कैंडिडेट्स है और पर्सन विद डिसेबिलिटी है, बेंचमार्क डिसेबिलिटी है, इन्हें कोई भी प्रकार की फ़ीस पे नहीं करना है, ओके। कोई भी प्रकार की फ़ीस नहीं पे करना है। लेकिन जो कैंडिडेट UR है, ओके, अनरिजर्व्ड है लेकिन मेल है, ओके, इवन जो OBC मेल कैंडिडेट्स है, उनके लिए ही सिर्फ फीस पे करना पड़ेगा। और कितने रुपीज़ की फ़ीस पे करना पड़ेगा? जस्ट 25 रुपीज़ की फ़ीस पे करना पड़ेगा। फीस पे करने के दो मेथड्स है, एक तो आप ऑनलाइन मेथड से फीस पे कर सकते हैं या फिर कैश मेथड से भी फीस पे कर सकते हैं। तो क्या ऑनलाइन आप इंटरनेट बैंकिंग, वीज़ा, मास्टर, रुपे कार्ड अगर होगा, इसके थ्रू भी भर सकते हैं, ओके। या फिर आपके पास में कुछ क्रेडिट कार्ड होगा तो उसके थ्रू भी भर सकते हैं, या फिर पे बाय कैश। पे बाय कैश अगर आप ऑप्शन चूज़ करते हैं तो उसका एक चालान जनरेट होता है, ओके। तो वो चालान लेकर आपको कोई भी नेशनलाइज बैंक में जाना पड़ेगा और वो चालान आपको सबमिट करना पड़ेगा। तो ये काफ़ी हेक्टिक प्रोसीजर हो जाती है, तो उससे अच्छा है कि आप ऑनलाइन फीस पे कर लो, ओके। फिर उसके बाद में है ये, इसका भी कुछ ड्यूरेशन दिया गया है। आप 26 मार्च तक मतलब पे बाय कैश एक्टिवेट रहेगा, ओके, ठीक है। फिर उसके बाद में है नो फी फॉर SC ST PWBD कैंडिडेट्स एंड वुमेन कैंडिडेट्स ऑफ एनी कम्युनिटी, ओके। कोई भी कम्युनिटी से बिलोंग करे, आइदर ओपन रहे, OBC रहे या फिर कोई भी रहे, वुमेन कैंडिडेट है तो कोई भी फीस नहीं पे करना पड़ेगा। देखिए, फिर उसके बाद में अगर आप एक बार फीस पे करते हैं तो कोई भी सरकमस्टांसेस में आपको आपकी फीस रिवर्स की नहीं जाएगी या फिर रिफंड नहीं की जाएगी, ओके। फी वन शाल पेड शाल नॉट बी रिफंडेड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस नॉर नॉर कैन द फी बी हेल्ड इन रिजर्व फॉर द एनी अदर एग्जामिनेशन। अगर आप बोलते हैं कि आपकी तरफ से डबल पेमेंट हो जाता है, ओके, और आप बोलते हैं कि एक पेमेंट मुझे वापस कर दो, तो वैसे नहीं होने वाला, आपको पेमेंट वापस नहीं मिलने वाला। या फिर आप बोलते हैं कि मैंने डबल पेमेंट किया था, आगे जो एग्ज़ाम आएगी उसके लिए मेरी फीस उसमें कंपेंसेट कर दो, वैसे होने वाला नहीं है, ओके। फिर उसके बाद में कंसेशन एंड रिलैक्सेशन। तो देखिए, यहाँ पर एज रिलैक्सेशन का फिर से क्राइटेरिया दिया गया है, किसके लिए? जो एक्स सर्विसमैन पर्सनल है या फिर कमीशन्ड ऑफिसर है, उनके लिए भी 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है, ओके। फिर उसके बाद में है ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशन दी गई है, जो एक्स सर्विसमैन और शॉर्ट सर्विस कमीशन के जो ऑफिसर्स हैं उनके लिए कुछ कमीशन ये यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दी गई है, तो उन्हें ये इंस्ट्रक्शन पढ़ना होगा, ओके। फिर उसके बाद में है एज रिलैक्सेशन फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, ओके। अगर आप कोई भी डिपार्टमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट के कोई भी डिपार्टमेंट में कोई भी पोस्ट पे वर्किंग है, ओके, कोई भी पोस्ट पे वर्किंग है, तो ऐसे कैंडिडेट्स के लिए 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया गया है, ओके। और जो कैंडिडेट SC या फिर ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 10 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। देखिए, यहाँ पर पढ़ सकते हैं 10 ईयर्स फॉर पर्सन बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड 8 ईयर्स फॉर द पर्सन बिलोंगिंग टू OBC कैंडिडेट्स, ओके। तो इसके लिए क्या कंडीशन रहेगी कि इसमें आपकी रेगुलर 3 ईयर्स की सर्विस कंप्लीट होना कंपलसरी है, ओके। जैसे कि आप 2019 में ज्वाइन करते हैं तो आपकी 2023 में
3 ईयर्स कंप्लीट हो जाते हैं। लेकिन आप अगर 2022 में ज्वाइन किए हैं तो आज की डेट में आपके 3 ईयर्स कंप्लीट नहीं होते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में आपको ये रिलैक्सेशन अवेल नहीं होने वाला है या फिर लागू नहीं होने वाला है। लेकिन जिनके रेगुलर सर्विस में, परमानेंट सर्विस में 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं, उनको एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। ओके, फिर उसके बाद में पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए भी कुछ एज रिलैक्सेशन का क्राइटेरिया रखा गया है, तो आप देख सकते हैं। ओके, फिर उसके बाद में हम लोग नीचे देखते हैं तो हाउ टू अप्लाई, कि ये फॉर्म अप्लाई कैसे करना है। एक तो देखिए, ये जो फॉर्म है आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। तो कैंडिडेट मस्ट अप्लाई ऑनलाइन थ्रू वेबसाइट www.upsconline.nic.in, ये वाली वेबसाइट पे जाके फॉर्म भरना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप मेल करते हैं या फिर ऑफलाइन फॉर्म भेजते हैं, कोई भी प्रकार की प्रिंट लेके उसको भेजते हैं, तो वैसे फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे, उसको रिजेक्ट किया जाएगा। ओके, कैंडिडेट नीड नॉट टू अपलोड एनी डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट फोटोग्राफ, सिग्नेचर एंड आइडेंटिटी प्रूफ वाइल फिलिंग अप द ऑनलाइन फॉर्म। जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें आपको कोई भी प्रकार का डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है, सिर्फ आपको फोटोग्राफ, सिग्नेचर और आइडेंटिटी प्रूफ अपलोड करना है। ओके, फिर उसके बाद में है मॉडिफिकेशन इन OTR प्रोफाइल। तो देखिए, ये जो आपका जो ये जो फॉर्म होने वाला है, ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन टाइप का फॉर्म होने वाला है। एक पोस्ट के लिए आप सिर्फ एक ही बार रजिस्टर करना पड़ेगा। दूसरी, अगर यूपीएससी कोई भी एग्ज़ाम निकालता है, असिस्टेंट डायरेक्टर की एग्ज़ाम निकालता है, तो वैसी सिचुएशन में आपको फिर से अलग से रजिस्ट्रेशन करना होगा। ओके, मॉडिफिकेशन इन एप्लीकेशन फॉर्म। तो देखिए, OTR फॉर्म में भी आप मॉडिफाई कर सकते हैं। कब मॉडिफाई कर सकते हैं? 28 मार्च से लेकर 3 अप्रैल 2024 तक कर सकते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर एक कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई है। कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय देम इन देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड देयर परफॉर्मेंस इन द रिक्रूटमेंट टेस्ट। ओके, तो ऐसा मतलब नहीं है कि आपने अगर रिक्रूटमेंट टेस्ट पास कर लिए तो आपका सिलेक्शन हो गया। अगर सब्सिक्वेंट स्टेजेस में आपके कोई भी डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ होती है तो आपको रिजेक्ट भी किया जा सकता है। ये मैरिज कैंडिडेट, जो मैरिज वूमन है उनके लिए इंस्ट्रक्शन है, जिनका रीमैरिज हुआ है इनके लिए भी इंस्ट्रक्शंस है, और जिनका डिवोर्स हुआ है उनके लिए भी इंस्ट्रक्शन है। तो ये इंस्ट्रक्शन, ये जो पर्टिकुलर कैंडिडेट्स है वो पढ़ सकते हैं। ओके, अदर सर्कमस्टांसेस फॉर चेंज ऑफ नेम फॉर द बोथ एंड मेल फीमेल। ओके, जिन्होंने अगर नाम चेंज किया है, मेल रहे या फिर फीमेल रहे। ओके, ये देखिए, ये जो इंस्ट्रक्शन है किनके लिए है? जिन्होंने उनका नेम चेंज किया है उनके लिए है, या फिर मेल और फीमेल के लिए जो जिनका नाम मतलब चेंज हुआ है उनके लिए भी यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दी गई है। ओके, तो बाकी तो इसमें एज सच कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। बस इतनी जो चीज़ें बताई गई है वो सभी चीज़ें इम्पोर्टेंट है। ओके, तो बेसिकली हम इसको अगर समराइज़ करते हैं तो आपका जो एग्ज़ाम आपको फॉर्म, टोटल वैकेंसी कितनी होने वाली है? 1930 वैकेंसीज होने वाली है। आज से इसके एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए, मतलब 7 मार्च 2024 से एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। और कब तक भर सकते हैं आप? 20 मार्च 2023 तक भर सकते हैं। फिर उसके बाद में आपका जो सिलेबस होने वाला है वो नर्सिंग का सिलेबस होने वाला है। ओके, फिर और जो आपका पे स्केल होने वाला है वो 7th CPC के अकॉर्डिंग होने वाला है। ओके, तो दोस्तों साथ ही में आपको अगर कोई मिस्टेक्स होती है तो उसके लिए भी विंडो ओपन किया जाएगा फॉर्म करेक्शन करने के लिए। सो दोस्तों, ये वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी वो थी ESIC में नर्सिंग ऑफिसर की जो वैकेंसी निकली है उसके रिगार्डिंग ये इन्फॉर्मेशन थी। सो दोस्तों, ये वीडियो कैसे लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही में अगर आपकी कुछ क्वेरीज होंगी तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम हर एक क्वेरीज का आंसर करने की कोशिश करते हैं। सो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें। साथ ही में ये वीडियो आपके सभी दोस्तों को शेयर करें। साथ ही में नर्सेज गाइडेंस पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और चैनल सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।